हेलो एवरीवन। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन और जो रिग्रेशन होता है उसके अंदर क्या क्या संबंध होता है, और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन और जो रिग्रेशन है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, सहसंबंध और प्रतिगमन। कोरिलेशन को हम सहसंबंध कहते हैं और रिग्रेशन को हम प्रतिगमन कहते हैं। देखिए, जब हम सहसंबंध की बात करते हैं तो सहसंबंध से हमें किन्हीं भी दो चरों के बीच में संबंध का पता चलता है। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई अपने पास में दो सीरीज है, तो इनके बारे में हमें ये पता चले कि एक्स और वाई के बीच में जो संबंध है वो पॉजिटिव है, या इन दोनों के बीच में जो है नेगेटिव संबंध है। और ये पॉजिटिव है तो इसकी जो मात्रा कितनी है, और ये नेगेटिव है तो इसकी मात्रा कितनी है। तो इस प्रकार से जब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव संबंध के बारे में पता चलता है, तो दो चरों के बीच में इस जो मात्रा का जो ज्ञान होता है वो हमें जो कोरिलेशन से होता है। अब जो अगर हम प्रतिगमन की बात करते हैं, रिग्रेशन की बात करते हैं, तो प्रतिगमन में भी हमारे बीच में सपोज कि दो वेरिएबल्स है। तो इनके अंदर जो एक वेरिएबल है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो हमें मूल्य दिया गया होता है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज के आधार के ऊपर हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल या जो आश्रित चर है उसके मूल्य का पता लगाते हैं। तो इसमें हम जो है पहले दो चरों के बीच में एक्स और वाई के बीच में संबंध देखते हैं कि उनके बीच में संबंध क्या है। उस संबंध के बाद में हम जो है एक जो चर दिया गया है उस चर की वैल्यू के आधार पर दूसरे चर की वैल्यू का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से कोरिलेशन और जो रिग्रेशन है वो दोनों जो है अलग अलग है। अब हम इन दोनों के बीच में संबंध को डिस्कस करते हैं। वैसे तो सहसंबंध और प्रतिगमन दोनों ही जो अलग अलग धारणाएं हैं, किंतु सहसंबंध के आधार पर प्रतिगमन के बारे में भी हमें हम अनुमान लगा पाते हैं। यानी अगर हम कोरिलेशन का के बारे में अगर हमें जानकारी है तो उसके आधार पर हम जो है रिग्रेशन का भी पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि ये पता हम कैसे लगा पाते हैं। सबसे पहले, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में पूर्ण सहसंबंध है, पूर्ण सहसंबंध जब होता है तो उस अवस्था के अंदर जो कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू +-1 होती है। अगर +1 वैल्यू है इसका मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर -1 है इसका मतलब दोनों के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जब हम परफेक्ट कोरिलेशन की बात करते हैं तो उस अवस्था के अंदर जो हमारे पास में दो प्रतिगमन रेखाएं होती है, दो प्रतिगमन रेखाएं कौन सी होती है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, यानी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो वो दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो इसमें देखिए, जब हमारे पास में जो ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन की वैल्यू अगर +1 है तो उस अवस्था के अंदर जो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आएंगे। यानी यही तो एक्स ऑन वाई रेखा और यही वाई ऑन एक्स रेखा है, और ये पॉजिटिव है क्योंकि कोरिलेशन की वैल्यू जब पॉजिटिव, इसलिए इस रेखा का जो ढाल है वो धनात्मक होगा। और अगर अपने पास कोरिलेशन की वैल्यू अगर -1 है, यानी पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध है, तो उस अवस्था के अंदर भी जो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है दोनों ही जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। यानी यही रेखा तो एक्स ऑन वाई है और यही वाई ऑन एक्स है, लेकिन फर्क कितना होगा कि इस रेखा का ढाल जो है वो ऋणात्मक होगा। तो अगर कभी भी हमें ये पता चलता है कि पूर्ण सहसंबंध है दो चरों के बीच में, तो हम जब प्रतिगमन रेखा के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों ही रेखाएं जो है एक ही होंगी। दूसरा, अगर सहसंबंध शून्य होता है, यानी दो चरों के बीच में अगर कोई भी सहसंबंध नहीं है, तो उस अवस्था के अंदर जो दोनों वेरिएबल्स है उनकी जो प्रतिगमन रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेंगी। तो ये दोनों जो है इस बिंदु के ऊपर काट रही है, और इस बिंदु के ऊपर इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो जहां पर भी सहसंबंध दो चरों के बीच में शून्य होता है, अगर हम उन दोनों चरों की जो प्रतिगमन रेखाएं बनाते हैं, यानी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स बनाती है, तो वो दोनों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगी सहसंबंध शून्य होने की अवस्था में। आगे, अगर दो चरों के बीच में सहसंबंध की मात्रा अधिक है, यानी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, दो चरों में जो है उच्च सहसंबंध है, उस अवस्था के अंदर जो है प्रतिगमन रेखाएं जो है एक दूसरे के नजदीक होंगी। अब ये नजदीकी कितनी होगी, ये सहसंबंध की मात्रा पर निर्भर
करता है। अगर सहसंबंध 0.9 है, अगर सहसंबंध 0.8 है, अगर सहसंबंध 0.75 है, तो इस अवस्था के अंदर क्योंकि इन तीनों में से इस अवस्था के अंदर सहसंबंध सबसे अधिक है, तो दोनों रेखाओं के बीच में नजदीकी ज्यादा होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के पास पास होंगी, और इस अवस्था के अंदर पास पास होंगी, लेकिन इस 90 वाले के मुकाबले थोड़ी दूर होंगी, और 75 में भी दोनों रेखाएं पास पास होंगी, लेकिन 80 और 90 दोनों अवस्थाओं की रेखाओं से एक दूसरे से अलग होंगी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ये ब्लू लाइन है और जो ये ग्रीन लाइन है, ये एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक है। अगर इनके बीच में सहसंबंध और ज्यादा होता तो ये जो है एक दूसरे के और नजदीक हो जाती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो चरों के बीच में सहसंबंध की मात्रा जितनी अधिक होगी, कोरिलेशन की जो अपने रिग्रेशन की जो रेखाएं हैं, रिग्रेशन लाइंस है, वो उतनी ही एक दूसरे के पास पास होंगी। और जहां पर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर एक्स की वैल्यू एक्स बार के बराबर होती है और वाई की वैल्यू वाई बार के बराबर होती है। तो जहां पर भी दोनों रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को काटेंगी, वहां पर एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार होगा। आगे निम्न सहसंबंध, अगर दो चरों के बीच में सहसंबंध की मात्रा कम है, जैसे 0.5 है, 0.62 है या 0.63 है, तो इस अवस्था के अंदर ये सहसंबंध जितना कम होगा, इन रेखाओं के बीच दूरी उतनी बढ़ती चली जाएगी, और ये सहसंबंध की मात्रा जितनी अधिक होगी, ये रेखाएं उतनी एक दूसरे के पास पास होती चली जाएंगी। तो दो रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होगी, यानी जो प्रतिगमन रेखा है उनके बीच में, ये सहसंबंध की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर सहसंबंध की मात्रा अधिक है तो दोनों रेखाओं के बीच में दूरी कम होगी, और अगर सहसंबंध की मात्रा कम है तो जो दोनों प्रतिगमन रेखाएं उनके बीच में दूरी ज्यादा होंगी। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, वहां पर एक्स की वैल्यू एक्स बार के बराबर और वाई की वैल्यू वाई बार के बराबर है। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो ये है कि सहसंबंध और प्रतिगमन के बीच में अंतर। अभी तक हमने देखा दोनों के बीच में जो है अच्छा संबंध है, एक के आधार पर हम दूसरे का पता लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो है काफी डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या है, उनको अब आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सहसंबंध की प्रकृति में अंतर, संबंध की प्रकृति में अंतर कि जो अपने पास रिग्रेशन अपने पास में है और जो कोरिलेशन अपने पास में, दोनों के जो नेचर है वो अलग अलग है। सहसंबंध और प्रतिगमन जो है दोनों का नेचर अलग अलग है। सहसंबंध से केवल हमें दो चरों के बीच में समीपता का पता चलता है, यानी एक्स और वाई जो हमारे पास में वैल्यूज दे रखी है, उसके आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं सहसंबंध में कि उन दोनों के बीच में जो है कितनी समीपता है। लेकिन प्रतिगमन से हमें जो है इनकी समीपता का पता नहीं चलता, बल्कि प्रतिगमन से हमें ये पता चलता है कि एक चर में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी इनमें से एक चर हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन होने के कारण उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। तो सहसंबंध की अवस्था में हमारे पास में दोनों वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। उन दोनों वेरिएबल्स की दी हुई वैल्यूज के आधार पर आप सहसंबंध का पता लगाते हैं। लेकिन जो जो अपने पास में रिग्रेशन है, रिग्रेशन के अंदर हमें केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होती है, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के आधार पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार कोरिलेशन और जो रिग्रेशन है दोनों का नेचर है वो अलग अलग है। दूसरा इनमें डिफरेंस है वो कारण परिणाम संबंध। सहसंबंध में कारण और परिणाम के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए कि भी सहसंबंध में ये बताता है कि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के साथ में कैसे संबंधित है। जैसे मान लीजिए वर्षा और उत्पादन की बात है एग्रीकल्चर के। जब कभी भी वर्षा की मात्रा बढ़ेगी उस समय जो है एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये सहसंबंध का पता चलता है। कई बार ये जो सहसंबंध जो होता है इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि भी वर्षा के ऊपर ही उत्पादन निर्भर करता है क्या, क्योंकि उत्पादन जो होता है वो केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता, और जो अदर फैक्टर्स है उन पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार
सहसंबंध से हमें जो है कारण परिणाम के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इसके विपरीत जो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन के अंदर दो चरों के बीच में कारण परिणाम के बारे में हमें ज़्यादा स्पष्ट जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें एक चर जो होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से एक चर में जो परिवर्तन होगा उसके कारण दूसरे चर में कितना परिवर्तन होगा, इसके बारे में हमें निश्चित रूप से जानकारी मिलती है। तो प्रतिगमन कारण परिणाम के बारे में ज़्यादा स्पष्ट जानकारी दे पाता है, और जो कोरिलेशन होता है वो कारण परिणाम के बारे में उतनी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाता। आगे भावी मान का अनुमान। सहसंबंध से किसी भी चर के भावी मूल्य के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सहसंबंध तो जो है इन दो की जो वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप बताएगा कि एक में परिवर्तन हो रहा है, एक में अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो रही है क्या, एक में अगर कमी हो रही है तो दूसरे में कमी हो रही है क्या, या एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी हो रही है। तो इस प्रकार से इनके बीच में क्या पॉजिटिव संबंध है या नेगेटिव संबंध है, केवल इसके बारे में पता लगाता है। लेकिन जो रिग्रेशन होता है, उस रिग्रेशन से जो दो चर होते हैं उन दो चरों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर हम एक चर की दी हुई वैल्यू के आधार पर दूसरे चर की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार रिग्रेशन जो होता है उससे भावी मूल्य का पता चल जाता है किसी भी चर के, लेकिन कोरिलेशन से हमें जो है एक चर के दिए हुए मूल्य के आधार पर दूसरे चर के भावी मूल्य का पता नहीं चल पाता। आगे सिमेट्रिक यानी सममिति। सहसंबंध जो गुणांक होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी सहसंबंध गुणांक दो होते हैं अपने पास में, एक्स ऑन वाई और दूसरा कोरिलेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। यानी इसमें अपन एक्स और वाई के बीच में संबंध और इसमें वाई और एक्स के बीच में अपन संबंध निकालते हैं। तो इसमें दोनों जो आर एक्स वाई और आर वाई एक्स जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऐसे में इनमें हम ये नहीं बता पाते कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनमें दोनों वेरिएबल जो थे वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो प्रतिगमन गुणांक होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होना आवश्यक नहीं है। प्रतिगमन गुणांक बी एक्स वाई यानी एक्स ऑन वाई और दूसरा बी वाई एक्स यानी वाई ऑन एक्स, ये एक दूसरे के बराबर हो ऐसा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जो सहसंबंध गुणांक होते हैं अवश्य ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है निरर्थक सहसंबंध। कई बार जो कोरिलेशन होता है वो संयोगवंश भी हो जाता है। अब संयोगवंश कोरिलेशन के बारे में ये होता है कि भी एक चर में जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति को जो है छींक आने लगी। अब जिस दिन छींक आई उस दिन वर्षा हो गई, नेक्स्ट वीक भी उसको एक बार जो है और छींक आई, उस दिन भी वर्षा हो गई। तो इसके बाद में अगर आप इनका कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन का निष्कर्ष ये निकलता है जब कभी भी छींक आएगी उस समय वर्षा होगी, लेकिन ये केवल संयोग मात्र है। ऐसा कोई संबंध छींक में और वर्षा आने में नहीं है, ये केवल जो है संयोग मात्र है कि जिस समय छींक आई उसी समय जो है बाई चांस वर्षा हो गई। लेकिन प्रतिगमन में जो है कभी भी संयोग नहीं होता, उसके अंदर जो है एक्चुअल में कारण परिणाम संबंध होता है। तो जो ये सहसंबंध होता है वो कई बार निरर्थक भी हो सकता है, संयोगवंश भी हो सकता है, लेकिन जो प्रतिगमन है वो कभी भी संयोगवंश नहीं होता। आगे भविष्यवाणी। जो सहसंबंध होता है उस सहसंबंध के आधार के ऊपर जो है भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि सहसंबंध के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि सहसंबंध जो होता है केवल एक्स और वाई के जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इसके विपरीत क्योंकि प्रतिगमन जो होता है वो किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के आधार पर डिपेंडेंट वेरिएबल की मात्रा का पता लगाता है। तो ऐसे में प्रतिगमन जो होता है उसके आधार पर हम किसी भी वेरिएबल के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, कि मांग और कीमत के बीच में जो संबंध है उसके आधार पर अगर हमें कीमत की कोई वैल्यू दे रखी है तो हम इसमें संबंध का पता लगा लेते हैं। फिर इनके बीच में क्या संबंध है, कितना संबंध है, उसके आधार पर हमें कोई भी जो कीमत है उस कीमत के आधार पर हम मांग का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिगमन जो होता है प्रतिगमन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।